बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी बीवी नाना ने कदरे शर्मा कर कहा था। उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कान फैली हुई थी, जबकि मैं तो मुस्कुरा भी नहीं सका था। मैं उसको हैरत से देखता रहा था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसा भी दिन आएगा जब नाना उम्मीद से होगी। मैं तो अपने हवास ही खो बैठा था। उसने जब मेरी तरफ से किसी किस्म की खुशी का कोई इजहार नहीं पाया तो कहने लगी, क्या हुआ शहरियार, आपको खुशी नहीं हुई? अब की बार उसके चेहरे पर बड़ी फिक्र थी। मैं बोला, नहीं, मेरा मतलब ऐसी तो कोई बात नहीं। तुमने मुझे अच्छी खबर सुनाई है। इतना कहकर मैं जल्दी से हवेली से बाहर निकल आया था। मैं डेयरी में आकर बैठ गया था। मेरा दिमाग साए साए कर रहा था। मुझे अपनी बीवी नैना से बेहद मोहब्बत थी। उसके खातिर मैंने पूरे जग से लड़ाई की थी। दरअसल नैना का माजी बड़ा तारीक किस्म का है। मैं अपनी जवानी में बड़ा अय्याश लड़का था। अब्बू जागीरदार थे, हर चीज़ थी उनके पास। मुझ पर भी किसी किस्म की कोई रोक टोक न थी। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था। अब्बू ने भी कभी मुझसे पूछगछ नहीं की थी मैं कहाँ जाता हूँ और अपना वक्त कहाँ गुजारता हूँ। मेरे दोस्त मुझे एक दिन कोठे पर ले गए थे। मुझे इस किस्म की चीज़ों का शौक हरगिज़ नहीं था, ना ही मैं वहाँ जाना चाहता था। मगर दोस्तों ने इस कदर इसरार किया कि मैं खुद को रोक ना पाया और उनके साथ चला गया। मैंने तो यही सोचा था कि एक दिन जाने से क्या हो जाएगा, मैं कौन सा रोज़ रोज़ जाने वाला हूँ। मगर ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई थी। मैं एक दिन गया तो उस कोठे का ही होकर रह गया था। दरअसल हमारे सामने जिस लड़की ने रक्स पेश किया था वो कोई और नहीं बल्कि नैना थी। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि नैना इस कोठे की सबसे मशहूर रक्कासा है। लोग बड़ी दूर दूर से इसका रक्स देखने के लिए आते हैं। वो इस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर थी। वो फंक्शन करने के लिए बैरून मुल्क भी बुलाई जाती थी और उस पर किस्मत की देवी मेहरबान थी। दौलत की रेल पेल थी। नज़ाकत उसमें कूट कूट कर भरी गई थी। हुस्न में वो लाजवाब थी। मैंने उसको देखा तो देखता ही रह गया था। मेरे दोस्त ने मेरी हालत देखी तो हंसकर कहने लगा, इस तितली के बारे में सोचना भी मत, ये नहीं मिलने वाली तुझे। इस मुल्क के बड़े बड़े जागीरदार लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, मगर ये किसी को घास तक नहीं डालती। मैं जिंदगी के हर मामले में बड़ा खुशफहम था। मुझे यही लगता था कि मैं जिस चीज़ पर भी हाथ रखूंगा वो मुझे मिल जाएगी, मगर इस बार ऐसा नहीं था। नैना को देखकर मैं भी कंफ्यूज हो गया था। दिल में ही ख्याल आया कि कहाँ मैं कहाँ नैना। वो यकीनी तौर पर मुझे नहीं मिलने वाली थी, इसीलिए घर वापस चला गया। मगर मैं फिर भी उसे दिल से निकाल नहीं पाया था। चंद दिन की वक्फे के बाद मैंने अपने दोस्तों से फरमाइश की कि मैं नैना का रक्स देखने के लिए जाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मेरे दोस्त हंस दिए थे। वो कहने लगे, ये लड़का तो काम से गया। मैं बोला, हाँ ऐसा ही समझ लो। मैं अपने दोस्तों को मजबूर करके कोठे पर ले गया था। नैना ने तो मुझे एक नज़र भी नहीं देखा था। मैं मायूस हो गया था और वापसी की राह ली। कोठे से बाहर निकलने लगा तो वहां की एक लड़की मेरे पास आई और कहने लगी, अरे ओ गुलाबी शर्ट वाले, आपको नैना मैडम ने बुलाया है। ये बात सुनकर मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ था। लेकिन गुलाबी शर्ट चूंकि मैंने ही पहनी हुई थी, इसीलिए मैं उस लड़की के पीछे पीछे ही चल गया था। वो मुझे एक कमरे में छोड़कर चली गई थी। थोड़ी देर बाद वहां नैना आ गई। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, आज पूरे 4 दिनों बाद आए हो। मुझे तो यही लगा कि तुम शायद कभी लौट कर ही ना हो। मैं हैरान हुआ था। वो कहने लगी, जब तुम पहली बार मेरा रक्स देखने आए थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। फिर मैं हर दिन तुम्हारा इंतज़ार करने लगी, यही सोचा कि तुम आओगे। लेकिन जब इतने दिन गुजर गए और तुमने लौट कर आने की जहमत नहीं की तो मेरा दिल बुझ गया था। मुझे तुम पहली नज़र में ही अच्छे लगे थे। उसकी ये बातें सुनकर मैं तो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। मैं मुस्कुरा कर बोला, मुझे भी फ़कत यहाँ तुम्हारी खूबसूरत आंखें ही खींच कर लाई हैं। यूँ तो मैं रक्स का शौकीन नहीं हूँ। पहली बार दोस्तों के इसरार पर आया था, आज दूसरी बार अपने दिल की जिद पर आया हूँ। उसके बाद हमने चंद बातें की और फिर मैं वापस घर आ गया था। मैंने अपने दोस्तों को अपनी और नैना की मुलाकात के मुतालिक बताया था तो वो हैरान रह गए थे। कहने लगे, हम तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर सकते। खैर, अब मैं नैना से मिलने के लिए रोज़ रोज़ जाने लगा था। उसकी परफॉर्मेंस के बाद हम दोनों बैठकर ढेरों बातें किया करते थे। एक दिन अम्मी की तबीयत बड़ी ख़राब हो गई थी। मुझे हवेली से फ़ोन आया था। मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला कि अम्मी को तो हार्ट अटैक आया है। ये खबर सुनकर मुझ पर क़यामत बीत गई थी। अम्मी को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया था। मैं बेहद परेशान था। अम्मी की तबीयत संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया था कि अगर मरीज़ा की जान बचानी है तो फौरी तौर पर बाईपास करना पड़ेगा। मैं और अब्बू बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, लेकिन मैंने अब्बू को हौसला दिया और उनसे कहा कि आप फिक्र न करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अम्मी की जान बचाने के लिए हमें ये कड़वा घूंट भरना ही पड़ेगा।
मेरी बातों का असर अब्बू पर हो गया था। उन्होंने डॉक्टर्स के दिए हुए कागजात पर साइन कर दिया था और यूं अम्मी का बाईपास होने लगा था। 5 दिन तक तो मुझे अपनी भी होश नहीं थी। अम्मी का बाईपास हो गया तो उन्होंने ठीक होने में भी चंद दिन लिए थे, और जब वो अच्छे तरीके से बोलने वाली हो गई तब कहीं जाकर मुझे हौसला हुआ था। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में फिर से सोचने लगा था, और तब मुझे नैना का ख्याल आया। मैंने सोचा कि नैना तो मेरे लिए बहुत परेशान होगी, मुझे उससे मिलने के लिए जाना चाहिए। मैं पहली फुर्सत में ही नैना के पास पहुंच गया था। नैना ने मुझे देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, तुम कहाँ चले गए थे शहरियार? मुझे यही लगा कि आज के बाद कभी नहीं आओगे। तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हो। मुझे बताओ, तुम वापस क्यों नहीं आ रहे थे? तुम इतने दिनों से कहाँ थे? तब मैंने अपनी सारी सूरत हाल उसके सामने खोल कर रख दी थी। वो कहने लगी, शहरियार, मुझे तुम बताओ, मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ या नहीं? मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो वो कहने लगी, मेरे साथ निकाह कर लो। मैं उसकी फरमाइश पर दंग रह गया था। मैं बोला, मैं ऐसे तुम्हारे साथ कैसे निकाह कर लूँ? अपने वालिदैन को लेकर आऊँगा तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए, और फिर तुमसे शादी करूँगा। मेरी बात सुनकर वो हंसती थी और कहने लगी, शहरियार, मैं तवाइफ हूँ, मेरा रिश्ता कोई नहीं मांगेगा। तुम्हें मेरे साथ खुफिया निकाह ही करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें सोचने के लिए वक्त दे रही हूँ। तुम सोच लो कि तुम्हें मैं अच्छी लगती भी हूँ या नहीं। तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहोगे या नहीं? मैं चुप कर गया था, और तब नैना कहने लगी, शहरियार, अगर तुम मेरे साथ निकाह करके दुनिया वालों के सामने नहीं लाना चाहोगे तब भी मैं एतराज़ नहीं करूँगी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी होगा कि मैं तुम्हारे नाम पर बैठ जाऊँगी। तुम मुझसे निकाह कर लो। मैंने उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है, मैं चंद दिन बाद आकर तुम्हारे साथ निकाह कर लूँगा। नैना ने नफ़ी में सर हिलाया और बोली, नहीं, चंद दिन बाद नहीं, अभी के अभी तुम्हें मुझसे निकाह पढ़ना पड़ेगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने सर हिला दिया। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो बुलवाओ मौलवी साहब को। उसने थोड़ी ही देर में मौलवी साहब का इंतज़ाम कर लिया था, और फिर मैंने नैना के साथ निकाह कर लिया। मैं वापस अस्पताल गया तो मुझे पता चला कि डॉक्टर्स ने अम्मी को डिस्चार्ज कर दिया है। हम अम्मी को घर वापस ले गए थे। अम्मी अपने कमरे में बैठकर काफ़ी फ्रेश लग रही थी। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, शहरियार, मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। तुमसे एक चीज़ मांगूंगी तो बताओ, मुझे दोगे? मैं बोला, अम्मी, आप मुझसे मेरी जान भी मांगेंगी तो मैं वो भी दे दूंगा। आप बताएं, आपको मुझसे क्या चाहिए? तो अम्मी कहने लगी, मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन की बेटी फारिया के साथ करना चाहती हूँ। तुम बताओ, तुम उसके साथ शादी कर लोगे? ये बात सुनकर तो मैं सकते में ही आ गया था। मैं बोला, अम्मी, मगर मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। मेरी ये बात सुनकर अम्मी रोने लगी थी। वो कहने लगी, मैंने तो तुम्हारे बचपन में ही अपनी बहन की बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था। अगर अब तुम ये बात कहोगे कि तुम किसी और लड़की को पसंद करते हो तो मेरी दिल आज़ारी होगी। अम्मी रो रही थी और ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं बोला, अम्मी, आप फिक्र न करें, मैं आपकी पसंद की लड़की के साथ शादी करने के लिए रजामंद हूँ। मैंने सोच लिया था कि अम्मी की खातिर मैं ये कर लूँगा। ये और बात है कि मोहब्बत तो मुझे नैना से ही थी। अम्मी ने अपनी बहन को फ़ोन किया और उससे कह दिया कि अपनी बेटी को तैयार रखना, हम उसका निकाह शहरियार से करने के लिए आ जाएंगे। अम्मी ने कहा था कि मैं शहरियार की शादी बड़ी धूमधाम से करूँगी, और वो अपनी इस बात पर पूरी उतरी थी। मैं बस खून के आंसू रोता रह गया था। मैं तो नैना से मोहब्बत करता था, और अब फारिया मेरी बीवी बनकर मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। शादी की पहली रात ही मैंने फारिया से कह दिया था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मुझे कोई और लड़की पसंद है। तो फारिया कहने लगी, कोई बात नहीं, अच्छी औरत वही होती है जो अपने शौहर के दिल में जगह बनाने के लिए हर हद पार कर जाती है। मैं भी आपके दिल में अपनी जगह बनाकर ही रहूँगी, और ये आपसे मेरा वादा है। मैं चुप कर गया था। अब मैं देखता था कि फारिया हर वक्त मेरी खिदमत करती थी। मैं दिन कह देता तो वो कहती ये दिन है, और रात कह देता तो वो दिन को भी रात समझती। वो अम्मी का भी बहुत ख्याल रखती थी और मेरा भी बहुत ख्याल करती थी, जबकि मैं नैना के साथ भी मिलने के लिए जाता रहता था। नैना ने अब नाच गाना छोड़ दिया था, वो मेरी होकर रह गई थी। उसने बताया था कि वो अब किसी किस्म का रक्स नहीं करती। मैं उसको महीने का खर्चा दे जाया करता था। एक दिन नैना मुझसे कहने लगी, आप मुझे अपने घर लेकर जा सकते हैं क्या? उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि मेरा दिल पिघल गया था। मैं उसको ना नहीं कर पाया था, और मैंने कहा, हाँ, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारा मकाम ज़रूर दिलवाऊंगा। वो ये बात सुनकर मुतमईन हो गई थी। अब मैंने अपना वादा भी पूरा करना था, इसलिए एक दिन अम्मी के पास जाकर बैठ गया और बोला, अम्मी, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी की और मैंने आपकी बहन की बेटी से शादी की है। अब आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें, मेरी पसंद की लड़की से मेरी दूसरी शादी कर दें। अम्मी ने मुझे इनकार कर दिया और कहने लगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
तो मैंने अम्मी को सच बता दिया था कि मैंने तो नैना नामी लड़की से पहले ही निकाह किया हुआ है। अम्मी ने बहुत गुस्सा किया था, लेकिन फिर जब उन्हें पता चला कि मैंने तो एक तवाइफ के साथ निकाह किया है तो वो तो अपने आपे से ही बाहर हो गई थी। उन्होंने मेरी शिकायत अब्बू से भी की थी। अब्बू ने भी मुझे थप्पड़ मारे थे और कहने लगे कि मैं तुम्हें आग कर दूंगा, अपने घर से निकाल दूंगा। लेकिन फिर उस लम्हे में फारिया मेरे काम आई थी। उसने मेरे अब्बू के आगे हाथ जोड़ दिए थे और कहने लगी, खुदा के लिए मेरे शौहर को बेइज्जत मत करें, मेरे शौहर को आग मत कीजिएगा। अगर उसे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। अगर मेरे शौहर को दूसरी लड़की पसंद है तो उसकी शादी उससे करवा दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। फिर फारिया ने ही मेरी वालिदा को भी मनाया था। वो लड़की जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और मैंने अब तक उसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखा हुआ था, वो बस नाम की ही मेरी बीवी थी। उसके इस अमल ने मेरा दिल जीत लिया था। मैंने उसे अपनी बीवी का दर्जा दे दिया था और उसका ख्याल भी रखने लगा था। उसकी बदौलत मैं नैना को अपने घर ले आया था और मेरी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई थीं। नैना बड़ी खुश रहती थी, लेकिन मेरी अम्मी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो यही कहती थी कि ये तवाइफ मुझसे जिस कदर दूर हो सके उतनी दूर रहे, इसको मेरे पास लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी नैना अम्मी के पास चली भी जाती तो अम्मी उठकर दूर हो जाती थी। वो अक्सर मुझे समझाया करती थी कि शहरयार, तुमने मोहब्बत में आकर शादी तो कर ली, लेकिन अब ये सोचो कि नैना जैसी लड़की से जब तुम्हें औलाद होगी तब तुम क्या करोगे। तुम तो किसी को मुंह दिखाने की भी काबिल नहीं रहोगे। मैं अम्मी की बातें सुनकर चुप कर जाया करता था, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन था। अब तो मुझे फारिया भी अच्छी लगने लगी थी। उसकी बदौलत मैंने अपनी ज़िंदगी की मोहब्बत को हासिल कर लिया था। एक दिन फारिया के साथ रहता और एक दिन नैना के साथ। नैना भी फारिया से बड़ा प्यार करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि फारिया ही की वजह से आज वो मेरे साथ रह रही है, मेरी हवेली में। खैर, यूं ही दिन गुजरते गए और मेरी शादी को एक लंबा अरसा गुजर गया था, लेकिन मैं अभी तक औलाद की नेमत से महरूम था। मैंने तो कभी औलाद के मुतालिक सोचा भी नहीं था, और आज वो दिन आ गया था जब मुझे नैना ने कहा था कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। और तब मेरा दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया था। मेरे दिमाग में वो सारी बातें घूमने लगी थी जो अब तक मैं सुनता आया था। बहुत से लोगों ने कहा था कि अगर तुम्हें नैना से औलाद हो गई तो तुम क्या करोगे। बेटा हुआ तो कोई उसको चौधरी मानने के लिए तैयार नहीं होगा, और अगर बेटी हुई तो कोई उसको ब्याह कर नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि एक तवाइफ की बेटी को कौन पसंद करेगा। मैं ये बातें सुनकर चुप रह जाता था, और आज जब मुझे पता चला कि नैना उम्मीद से है तो सारी बातें दिमाग में गर्दिश करने लगी थी। मैं सारा दिन घर से बाहर ही रहा था। रात गए जब घर में दाखिल हुआ तो लाउंज में अम्मी बैठी हुई थी। उनके पास और कोई मौजूद नहीं था। मुझे देखकर कहने लगी, शहरयार, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैं अम्मी के पास जाकर बैठ गया तो वो कहने लगी, आज तुम कहाँ गायब थे, घर क्यों नहीं आ रहे थे। मैं चुप कर गया था। अम्मी कहने लगी, मुझे बताओ क्या बात है। तब मैं अपना डर और खौफ अम्मी पर जाहिर नहीं करना चाहता था, इसीलिए बोला, अम्मी, आज मैं बहुत खुश था, इसलिए घर में दाखिल नहीं हुआ। मैं अपनी खुशी से भरपूर तौर पर लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता था। अम्मी कहने लगी, अच्छा, मुझे भी तो बताओ, तुम्हें ऐसी कौन सी खुशी मिली थी जिसकी वजह से तुम घर ही नहीं आए। मैंने कहा, अम्मी, नैना उम्मीद से है। मेरी बात सुनकर अम्मी का मुंह खुले का खुला रह गया था। वो कहने लगी, तुमने मुझे एक ऐसी खबर सुना दी है, मेरा तो दिल खौफ से कांपने लगा है। इसी दिन से डरती थी जब मैं तुम्हें कहती थी कि किसी तवाइफ से शादी न करो। अब हमारे ख़ानदान की इज्जत तुम्हारे होने वाले बच्चे से जुड़ी हुई है। तुम यही दुआ करो कि तुम्हारी बीवी लड़का ही जने। अगर लड़की हो गई तो वो माँ पर ही जाएगी, वो भी कहीं इसके रास्ते पर ना चल पड़े। मैं तो पहले ही बहुत परेशान था। अम्मी की बातें सुनकर और घबरा गया। अब मैं उठकर अपने कमरे में आ गया था। नैना बेखबर सो रही थी। उसके चेहरे की जानिब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो एक अच्छी औरत थी, बाहया थी। वो भी क्या करती, जब उसकी आंख कोठी में खुली थी तो उसने वही सब कुछ करना था जो उसने अपने माहौल से सीखा था। लेकिन जब वो बड़ी हुई और समझदार हो गई तो उसे इल्म हो गया कि यह गलत रास्ता है। इसीलिए उसने इस रास्ते को छोड़कर मेरे साथ चुन लिया था, और हमारी शादी को इतना अरसा हो गया था। उसने कोई भी गैर अखलाकी हरकत नहीं की थी। उसने तो मेरी हवेली की चार दीवारी से भी बाहर झांक कर नहीं देखा था। उसने अपनी ज़िंदगी मेरे नाम कर दी थी, लेकिन फिर भी मैं उसकी औलाद से डरता था। खैर, मैंने भी अल्लाह से यही दुआ की थी कि या अल्लाह, मुझे नैना से बेटा ही हो। आज मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि वालिदैन का फ़ैसला औलाद के लिए अच्छा ही होता है। मेरी अम्मी ने मेरी शादी अपनी बहन की बेटी से की थी। वो लड़की नेक थी, तहज्जुद गुजार थी, नमाजी थी, पर्दे की पाबंद थी।
उससे अगर मुझे औलाद हो जाती तो ये मेरी खुशबख्ती होती, क्योंकि मेरी वो औलाद एक नेक औरत से होती। मेरे दिन रात इसी परेशानी में गुजर रहे थे और नैना भी मेरी परेशानी भांप गई थी। एक दिन वो मेरा हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, शहरयार, मुझे इल्म है कि आप मुझ जैसी औरत से औलाद नहीं चाहते। आपने जब से औलाद के मुतालिक सुना है, आपकी तो रातों की नींद हराम हो गई है। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं खुश हूँ, मगर अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं बाप बनकर कैसा महसूस करूँगा। हम दोनों की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मुझे बस यही फिक्र है कि कहीं हम दोनों में ही दूरी ना आ जाए। मेरी बात सुनकर वो हंसती थी और बोली, शहरयार, मैं तो अपनी औलाद को भी आप पर मुकद्दम नहीं जानूंगी। मेरे दिल में जो आपकी इज्जत है वो किसी और की नहीं हो सकती। बच्चे के बाद भी हमारी ज़िंदगी पर किसी किस्म का कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। मैं कल भी आपकी थी, आज भी आपकी हूँ और हमेशा आपकी ही रहूंगी। नैना की बातें सुनकर मैं मुस्कुरा दिया था। अभी एक हफ्ता ही गुजरा था कि मुझे फारिया ने बताया कि वो उम्मीद से है। उसकी ये बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठा था। मैंने उसे फौरी तौर पर मुबारकबाद दी थी और बोला, तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। तुमने मेरा दिल बाग बाग कर दिया है। वो हंसती थी और कहने लगी, मैं तो आपको दूसरी औलाद के बारे में खुशखबरी सुना रही हूँ। मुझे लगा था कि शायद आप मेरी औलाद की खबर सुनकर इतने खुश न हो जितने आप नैना की बारी में खुश हुए थे, लेकिन आज आपको खुश देखकर मुझे तसल्ली हुई है। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल दुख गया था। वो ऐसा समझ रही थी कि मैं तो नैना की औलाद से बहुत खुश हो गया था, मगर ऐसा नहीं था। मैंने खुद को कोसा था कि मैं तो यूं अपनी नैना के साथ खयानत कर रहा था। जब मैंने नैना और फारिया को एक जैसी मोहब्बत दी थी, एक जैसा घर दिया था, एक जैसे कपड़े दिए थे, हर चीज़ एक जैसी दी थी, तो फिर उन दोनों की औलाद के बारे में एक जैसा महसूस क्यों ना कर सका था। मेरे दिल में कहीं ये ख्याल क्यों रह गया था कि वो तवाइफ है तो मुझे उसकी औलाद की खुशी नहीं होनी चाहिए। खैर, मैं चुप कर गया था और यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे। मैंने तो सोचा था कि गुजरते वक्त के साथ मुझे ये बात मायूब नहीं लगेगी कि नैना मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मेरी फिक्र में इजाफा होता जा रहा था। मैं बड़ा परेशान रहने लगा था। उंगलियों पर गिन गिन कर दिन काट रहा था कि अब क्या होगा। फारिया की औलाद के दिल में खुशी थी, जबकि नैना की औलाद की वजह से फिक्र बढ़ती जा रही थी। एक दिन ज़मीनों का चक्कर लगाने के लिए हवेली से निकला हुआ था, मगर मुझे घबराहट होने लगी थी। हर चीज़ से दिल अचाट हो गया था। मैंने सब कुछ छोड़ा और अपनी हवेली में वापस आ गया था। बारिश भी बरस रही थी। फारिया ने मुझे छत से देखा कि मैं हवेली वापस आ गया हूँ, तो वो खुशी से नीचे भागती हुई उतरी। उसका पाँव फिसला और वो सीढ़ियों से फिसलती हुई जब ज़मीन पर आकर गिरी तो उसका सर लहूलुहान हो चुका था। उसकी आंखों में पानी था और वो बेहोश हो गई थी। ये मंजर देखकर तो मैं अपने औसान ही खो बैठा था। ये मंजर नैना ने भी देख लिया था। वो भी भागती हुई आई। उसने ड्राइवर से गाड़ी निकालने का कहा। अम्मी और अब्बू को भी उसी ने ही इत्तला दी थी। हम जल्दी से फारिया को अस्पताल ले गए थे। हमने जितनी भी जल्दी करने की कोशिश की, मगर मौत के फरिश्ते से हार गए थे। मेरी फारिया इंतकाल कर गई थी और साथ ही मेरे बच्चे को भी ले गई थी। मुझ पर तो क़यामत ही टूट पड़ी थी। घर में शोक का माहौल था, हर तरफ गम छाया हुआ था। अम्मी भी रोती रहती थी, मैं भी गमज़दा सा था। हर वक्त मुझे फारिया की याद सताती रहती थी। वो मेरी बेहतरीन साथी थी। उसने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया था। एक रात में गहरी नींद सो रहा था जब मुझे फारिया ख्वाब में आई थी। वो परेशान हाल लग रही थी। कहने लगी, शहरयार, नैना से कहो कि मेरी कब्र पर आए और कुरान पाक की तिलावत करे। उसकी आवाज़ में इस कदर दर्द था कि मैं उठ बैठा था। मेरे पहलू में नैना सो रही थी। मैंने यही सोचा था कि शायद मैं हर वक्त फारिया को याद करता रहता हूँ जब भी मुझे ऐसा ख्वाब आया है। अगली रात फिर से सोया तो फारिया ख्वाब में आई। उसने अपनी कल वाली बात दोहराई थी। अब मुझे फिक्र होने लगी थी। मैं अम्मी के पास गया और उन्हें अपना ख्वाब सुना दिया था। अम्मी कहने लगी, शहरयार, तुम ये ख्वाब नैना को मत बताना, वो उम्मीद से है। ऐसी हालत में कब्रिस्तान जाना अच्छा नहीं है। तुमने अपनी एक औलाद खो दी है। मैं नहीं चाहती कि तुम दूसरी औलाद को भी गंवा दो। मैंने अम्मी की बात मान ली थी, मगर अब तो हर रात फारिया मेरे ख्वाब में आती थी और वो मुझसे एक ही बात बार बार करती थी। अब मैंने सोचा कि मुझे इस ख्वाब को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने नैना को अपने ख्वाब के मुतालिक बता दिया था। वो मेरी बात सुनकर रोने लगी थी और बोली, आपने मुझे ये ख्वाब पहले क्यों ना बताया। आप मुझे अभी फारिया की कब्र पर लेकर जाएं। मैं अम्मी से नज़र बचाकर नैना को अपने साथ ले गया था। नैना कब्र पर पहुंची तो रोने लगी थी। फिर उसने जैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़ी तो मुझ पर कपकपी सी तारी हो गई थी। वो कुरान पाक की तिलावत करने लगी थी
और मुझ पर वजद सतारी होने लगा था। मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। मैं जैसे खुद से बेगाना होता जा रहा था, लेकिन होश की दुनिया में वापस आता जा रहा था। नैना की जबान में ऐसी तासीर थी कि मेरा दिल पिघल गया था। मैं पक्का नमाजी नहीं था। कुरान पाक की तिलावत सुनी तो मैंने खुद से अहद किया कि आज के बाद पंजगाना नमाज पढ़ा करूंगा। नैना ने फारिया के लिए मगफिरत की दुआ की तो मैं उसे हवेली वापस ले आया था। अब फारिया मेरे ख्वाब में नहीं आती थी। मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी। मैंने जब से नैना की ज़बान से कुरान पाक की तिलावत सुनी थी, मेरा दिल कुरान करीम की तरफ माइल हो गया था। मैंने अपने कमरे में रखा कुरान उठाया तो उसमें से एक डायरी नीचे गिर पड़ी थी। मैंने उसे खोल कर देखा तो वो किसी और की नहीं बल्कि फारिया की डायरी थी। उसमें उसने लिखा था कि वो मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करती है। वो मुझे मुकम्मल तौर पर हासिल कर लेना चाहती थी। फारिया ने लिखा था कि मैं चाहती हूँ नैना शहरियार की ज़िंदगी से निकल जाए। मैं ये बात शहरियार के मुंह पर नहीं कह सकती, इसलिए मैं नैना की जड़ें काट रही हूँ। शहरियार जब भी मेरे कमरे में आता है तो मैं उसके सामने अपनी पारसाई के दावे करने लगती हूँ। हर वक्त उसे यही बावर करवाती हूँ कि मैं बहुत पाकबाज हूँ, ख़ानदानी लड़की हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन ये बात शहरियार के लाशऊर में बैठ जाएगी कि मैं तो ख़ानदानी औरत हूँ, जबकि नैना बाजारी औरत है, और फिर वो उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। ये बात पढ़कर मैं तंग रह गया था। फारिया अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। शायद उसकी बातों की वजह से ही मैं नैना की औलाद की खबर सुनकर खुश नहीं हुआ था, क्योंकि मैं तो ये सोचता था कि नैना तो अच्छी औरत नहीं है, जबकि फारिया की औलाद उसी तरह की नेक होगी। फारिया के इंतकाल के बाद मुझ पर यह हकीकत खुली थी कि ये सब तो फारिया का किया धरा था। अगर वो मेरे ख्वाब में ना आती तो मैं कभी भी नैना के मुंह से कुरान पाक की तिलावत न सुन पाता और न ही कुरान की तरफ लपकता, और फारिया का राज राज ही रह जाता। शायद फारिया की बातों की वजह से ही अम्मी भी नैना से नफरत करती थी। अब मैंने नैना से माफ़ी मांग ली है। अल्लाह ने मुझे नैना से बेटी अता की तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और शुक्र के सजदे में गिर पड़ा था। अल्लाह ने मेरे दिमाग पर छाए हुए बदगुमानी के बादल को हटा दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।